निभा को अचानक दीप्ति की याद आती है तो उसे याद आता है कि दीप्ति तो इस वक्त उस वैभव के पास है। वह वैभव कौन था यह निभा को याद नहीं, परंतु जो भी होगा वह बहुत ही खतरनाक होगा। इसका निभा को पूरा अनुभव था। निभा घबरा उठती है। निभा, ओ माय गॉड, क्या हुआ निभा? निभा, बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। अगर जिंदा बचेंगे तो सब डिटेल में बता देंगे। इतना कहते ही फ़ोन डिस्कनेक्टेड हो जाता है। निभा उस मंदिर से निकल किले के पास जाने लगती है। एकाएक हवाओं का बहाव बढ़ने लगता है। हवाओं के आपस में टकराव के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों की उत्पत्ति होने लगती है। निभा दबे पांव आगे बढ़ती जाती है। वह अपने प्रश्नों को अपने दिल में समेटे हुए घबराहट के साथ आगे बढ़ रही थी। निभा जब किले के अंदर पहुंचती है तो हवाओं से मिलकर पैदा हुई अजीबोगरीब भाषाएं उसके कानों में दस्तक देने लगती हैं। अचानक से उसे किले की दाहिनी ओर किसी की चीख सुनाई देती है और किसी के चलने की आहट भी आने लगती है। वह घबराकर उन आवाज़ों का पीछा करने लगती है। उसके मन में एक ही शब्द बार बार उमड़ रहा था, कहीं दीप्ति को कुछ हुआ तो नहीं? क्या वह वैभव सच में वही था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। वह अपने मन में बहुत कुछ सोचे जा रही थी और असहाय होकर रोने लगती है। लगातार आती हुई उन आवाज़ों का पीछा करते हुए वह किले की ओर बढ़ने लगती है, पर जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ती है उसे किले के बाईं ओर से भी एक अलग सी चीख सुनाई देती है। यह चीख किसकी थी ये तो नहीं बताया जा सकता था, पर हाँ, जिसकी भी चीख थी वह बहुत ही दर्द में था। ऐसा उन चीखों से अनुमान लगाया जा सकता था। निभा अपने माथे पर हाथ रखते हुए, हे ईश्वर, न जाने यहाँ किसकी चीख थी। यदि दीप्ति इधर है तो वहाँ से किसकी आवाज़ आ रही है? यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं किधर जाऊँ? ईश्वर सबकी रक्षा करना। वह मन ही मन ईश्वर का स्मरण करने लगती है और एक खंबे की टेक लेकर खड़ी हो जाती है। उसका माथा घबराहट के कारण घूमने लगता है और चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। आखिर वह किसकी चीख थी? यदि दीप्ति दाएं ओर थी तो बाएं ओर से किसकी आवाज़ आ रही थी? कौन हो सकता था? क्या कहीं कोई और तो नहीं? उधर दूसरी तरफ किले के अंदर सेकंड फ्लोर। मोहित और युग को अभी भी नीचे जाने की सीढ़ियाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। मोहित, क्या तुझे कहीं नीचे जाने की सीढ़ियाँ मिली? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। अरे यार, क्या बकवास कर रहा है? शुभ शुभ बोल। अरे यार, मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें कौन सी बकवास है? पता नहीं किस टट्टू की औलाद ने इस किले को बनाया था। साले ने पूरा किला तो ठीक ठाक ही बनाया, पर देखो यहाँ सीढ़ियाँ नहीं। जैसे भंडार घर की चाबी होती है वैसे ही पता नहीं इन सीढ़ियों की चाबी कहाँ छुपाई होगी। मोहित अपने मन में बड़बड़ाए जा रहा था। युग उसकी फालतू बातों से तंग होकर, देखो मोह। युग उसको डांटने के लिए जैसे ही उसकी ओर मुड़ता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब क्या हुआ? ऐसे मुझे क्यों घूर रहा है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है या फिर आज मैं ज़्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ? मोहित अपने गालों को छूने लगता है। उसकी बात सुनकर युग कुछ नहीं बोलता, बस कांपते हुए अपने हाथों से उसके पीछे की ओर इशारा करता है। उसके इशारे का ध्यान कर मोहित भी पीछे देखने लगता है। युग जब मोहित के पीछे देखता है तो उसे उसके पीछे एक अजीब सा साया उड़ता हुआ दिखता है। वह साया अपना आकार बदल रहा था और भयंकर रूप धारण करने लगा था। मोहित जब उसे देखता है तो वह साया काफ़ी हद तक
अपना आकार बढ़ा चुका था और उसकी आंखों से एक अजीब सा प्रकाश निकलने लगता है। यह सब देखकर दोनों चिल्ला के भागने लगते हैं। यदि वह आवाज़ मोहित और युग की थी तो दूसरी किसकी थी? क्या सच में दीप्ति किसी बहुत बड़ी मुसीबत में थी या कोई और वहाँ पहले से ही मौजूद था? जाने आगे। इधर दीप्ति वैभव को सहारा मानकर उसके साथ चल रही थी। वह काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए उसने वैभव का हाथ कसकर पकड़ रखा था। दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। रात और भी गहरी होती जा रही थी। दीप्ति को अचानक युग और मोहित की चीख सुनाई देती है। वह डर उठती है और वैभव का हाथ पकड़ आगे की ओर बढ़ते हुए कहती है, वैभव, यह आवाज़ किसकी थी? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मोहित और युग किसी मुसीबत में तो नहीं? चलो जल्दी चलो। लेकिन जैसे ही दीप्ति आगे बढ़ती है उसका पैर रुक जाता है। वह वैभव के हाथ पकड़े हुए तो थी, परंतु वैभव कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वैभव नहीं बढ़ता है। इससे वह असमंजस में पड़ जाती है और पीछे मुड़ती है। वैभव अपनी गर्दन टेढ़ी कर एक शैतानी मुस्कान से उसे घूर रहा था। उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा सख्त ठंडे थे और वह दीप्ति को लगातार घूरे जा रहा था। दीप्ति, वैभव, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? वैभव उसका कोई जवाब नहीं देता है और अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यह सब देख दीप्ति और भी ज़्यादा डर जाती है और उसका हाथ छोड़ पीछे मुड़ने लगती है। वह जैसे ही भागने की कोशिश करती है, वैभव उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे मोड़ देता है। दीप्ति डर कर दोबारा उसकी ओर देखती है, पर वह जैसे ही वैभव को देखती है, वैभव उसका गर्दन पकड़ लेता है और वह चिल्लाने लगती है। आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू।